हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश तिरंगा की कॉमिक्स, जिसका नाम है जिद्दी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जिद्दी का पार्ट 1। संजय गुप्ता की पेशकश जिद्दी। लेखक हनीफ अजहर, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन मिलिंद कांबले, सुलेख अंकुश लोखंडे। दिल्ली का आत्माराम मेमोरियल अस्पताल, जिसके मुख्य गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्डों के कानों को उन आवाजों ने खड़ा कर दिया। अस्पताल में कहाँ घुसे जा रहे हैं ये आदमी, उन खूंखार कुत्तों को लेकर। रोकता हूं उन्हें। कुत्ते! अचानक कांप कर रुक गया रॉब से आगे बढ़ा हुआ गार्ड। भाव भाव! और कुत्तों के साथ शान से आगे बढ़ गए कुत्ते वाले। क्या हुआ भाई, तुम कुत्ते वालों को देखकर जुड़ी के मरीज की तरह क्यों कांपने लगे थे? वे कंपनी वाले थे। कंपनी वाले? कौन कंपनी वाले? पहला गार्ड दूसरे गार्ड पर बरस ही पड़ा। तू शहर में नया नया आया है ना? हाँ, तभी तो तू कंपनी के बारे में पूछ रहा है। अबे, अगर मैंने तुझे कंपनी के बारे में बता दिया तो तेरी हवा खराब हो जाएगी। जा अपना काम कर। हैं? कंपनी वाले? कौन से कमरे में है वो साला? कमरा नंबर 7 में उस्ताद, वो सामने। कमरा नंबर 7 में मौजूद रोहन नाम का वह एकमात्र पेशेंट ऐसे उछला मानो उसका बेड दहकता अंगारा बन गया हो। कौन हो तुम? कंपनी के आदमी। कंपनी के बारे में अपने अखबार में लिखने की सजा के रूप में हमारे जिन दोस्त साथियों ने तुम्हें सिर्फ हाथ तोड़ने की सजा दी थी, बॉस ने उन दोनों को खलास कर दिया है। बॉस तुम जैसे पत्रकारों को नाक की संज्ञा देता है। बोलता है कि पत्रकार रूपी नाक को घायल करके मत छोड़ो, उसका फन कुचल दो। इसलिए हम तेरे फन को कुचलने के वास्ते यहाँ आए हैं, और तेरा फन कुचलने के लिए हम साथ लाए हैं ये भूखे कुत्ते। ये तेरा फन भी कुचल देंगे और अपनी भूख भी मिटा लेंगे, ठीक? भाव भाव! दूसरे ही क्षण रोहन जंप मारकर बिस्तर से खड़ा हुआ और नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं! खटाक! टॉयलेट का यह दरवाजा बंद करके तू कब तक बचेगा? इस दरवाजे से तुझे बाहर निकलना होगा ही। ओह साला, हमें धोखा दिया, लेकिन बचेगा नहीं वह हमसे। वह यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा उस्ताद। यह अटैच टॉयलेट है। इसका एक दरवाज़ा साथ वाले कमरे यानी रूम नंबर 8 में भी है। वह रूम नंबर 8 में निकल गया होगा। आओ! भाव भाव! रूम नंबर 8 में। मैं आपको पहचान गया हूँ। आप भारत नगर पुलिस स्टेशन के हवलदार रामनाथ जी हैं ना? अब मुझे उम्मीद है आप मुझे उन बदमाशों से बचा सकते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे नहीं बचा सकते। आपके तो हाथों की उंगलियां ही नहीं हैं। आप तो एक तरह से अपंग हैं। उफ! अब मैं नहीं बच सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। भय से कांप उठे पत्रकार रोहन के कंधे पर आ टिके उस अंगुली कटे हाथ में भरपूर दिलासा और जोश भरा हुआ था। ठीक तभी पत्रकार, तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग सकता, बल्कि इस तरह भाग कर तूने अपनी मौत को और मुश्किल बना लिया। अब मैं तेरी बोटी बोटी अपने हाथों से करके कुत्तों को खिलाऊंगा। इधर उसने आगे बढ़ाया एक पांव, इधर एक पांव चला भड़ाक, और फर्श से उखड़ गए उस्ताद के दोनों पांव। फिर सिंह की मानिंद गरजता हुआ रामनाथ उछला और धड़ाक! आह! ओह! इसके हाथों में अंगुलियां ही नहीं, जुबान भी कटी हुई है, लेकिन फिर भी शेर की माफिक लड़ रहा है ये। ओह, कुत्ते वाले भी यहीं आ रहे हैं। भाव भाव! एक पल में ही रोहन ने सारी स्थिति रामनाथ को समझा दी। वे बड़े खतरनाक कुत्ते हैं, वे हमें चीर फाड़ डालेंगे। हमें भागना होगा, लेकिन हम भागेंगे कहाँ से? यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं था, लेकिन बन गया छनाक। उधर दरवाजे से कुत्ते वाले बदमाश अंदर आए, इधर खिड़की से रामनाथ और रोहन बाहर निकल गए। वह भाग रहा है। कुत्ते छोड़ दो, फिर ना वह बचेगा और ना उसकी मदद करने वाला। कुत्ते तूफान से लपके। भौं भौं भौं! पीछे आते खूंखार कुत्तों ने रामनाथ और रोहन को मार्ग में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। भौं भौं! मुर्दा घर। लेकिन वे खूंखार इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। कुत्तों के साथ साथ मोर्ग में पहुंचे कुत्ते वाले भी। अपनी मौत के लिए तुम दोनों ने बहुत अच्छी जगह चुनी है, यह लाश घर। लेकिन मुझे अफसोस है, तुम्हारा जिस्म इस मुर्दा घर की शोभा नहीं बढ़ाएगा।
वह तो इन भूखे कुत्तों के पेट में पहुंचेगा। सू। उस्ताद के मुंह से निकली उस आवाज पर विशेष ट्रेनिंग प्राप्त चारों कुत्ते अपने शिकार पर झपटने के लिए कई फुट हवा में उछले। एक साथ ही चारों रोहन और रामनाथ को झांझोड़ डालते। अगर उसको फिर भला मौत भी क्या मार पाए, तुम जालिमों से जिसको बचाने खुद तिरंगा आए। तिरंगा आए? या एक ही बार में सारे खूंखार कुत्ते बेहोश? अपनी अपनी रिवॉल्वरें निकालो और लाश में बदल दो इसे, ये बहुत खतरनाक बंदा है। एक ही झटके से सभी की रिवॉल्वरें निकल तो गईं, लेकिन उस लहराती ढाल ने उन्हें चलने की इजाजत ना दी। और अब तिरंगा के लहराने की बारी थी। धड़ाक ठाक, आऊ, छनाक। खुशकिस्मत था उस्ताद जो मोर्ग से बाहर गिरा और संभल कर भाग खड़ा हुआ था। तिरंगा नाम की इस तूफान की खबर बॉस को जरूर लगनी चाहिए। इधर शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इन दराजों में लाश बनाकर नहीं बेहोश करके डाल रहा हूं। हैं? फिर हैरान खड़े रोहन की तरफ घूमा तिरंगा। कौन है आप, और आपके लहू के प्यासे बनकर आपके पीछे लगने वाले वे लोग कौन थे? रोहन कपूर नाम है मेरा, खबरदार, अखबार का मुख्य संवाददाता हूं मैं। मेरे पीछे पड़ने वाले वे लोग कंपनी वाले थे, क्योंकि जहां पूरा शहर कंपनी के नाम से थर थर कांपता है, वहीं मैंने अपनी कलम रूपी तलवार से उनके अपराधों की बखिया उधेड़ने की कोशिश की थी। इसलिए वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन धन्यवाद तुम्हारा और इस जाबाज सिपाही रामनाथ का, जिसने खुद घायल होते हुए भी मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए अपनी जान लड़ा दी। दुर्दांत हत्यारों की एक बहुत बड़ी संस्था, गली के छोटे मोटे आदमी से लेकर विश्व के बड़े बड़े लीडरों लीडरों की हत्या करने का ठेका लेती है कंपनी। ये कंपनी क्या है? और कंपनी ये सब काम करती है दौलत के लिए। एक बार कंपनी ने जिनके नाम की सुपारी ले ली, उसे खुद यमराज भी मौत से नहीं बचा सकते। कंपनी वाले अपना शिकार करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ओह, कंपनी के बारे में इतना सब कुछ जानकर भी आप उनसे टकरा गए? हाँ, और ऐसा इसलिए कि मैं एक पत्रकार हूँ, और उन जैसा जो दौलत के बाजार में अपनी कलम नहीं बेचते, उन जैसा जो सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए अपनी कलम में अपने लहू का रंग भर देते हैं। रोहन की प्रशंसा किए बिना ना रह सका तिरंगा। आप जैसे देशभक्तों पर नाज है देश को। काश मेरे देश का हर एक नागरिक, हर इंसान आप जैसा हो। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी कलम से उगलती सच्चाई को रोकने अगर मौत भी आ जाएगी तो तिरंगा उससे भी बेखौफ टकरा जाएगा। आइए मैं आप दोनों को आपके रूमों में छोड़ दूं। इधर ना जाने कहाँ किसी ने आज पहली बार कंपनी के गरीबान पर हाथ डालने का साहस किया है। क्या क्या नाम था उसका? तिरंगा। अजगर से फुमकार निकली इस शख्स के मुंह से जो कंपनी का बॉस कहलाया जाता था। तिरंगा? तिरंगा को उसके किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए, वरना दुनिया कंपनी के नाम पर थूकेगी। उस तिरंगा को कहीं से भी ढूंढो और सैकड़ों टुकड़े करके किसी गटर में डाल दो। ओके बॉस। इधर कहीं और भी तिरंगा के नाम ने ही सनसनी फैला रखी थी। तिरंगा? कौन था ये तिरंगा जिसने शहर में भड़के दंगों को शांत करके राजनीति की शतरंज पर हमारी बिछी बिछाई बिसात को छिन्न भिन्न कर दिया? नकाब होने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं सका हुजूर। शट अप एसएचओ पाल कुमार, शट अप। हर महीने तुम और तुम्हारे साथियों पर लाखों रुपए खर्च करके तुम्हें पालकर हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमें आज पता चल गया कि तुम काटने वाले नहीं भौंकने वाले कुत्ते हो, और भौंकने वाले कुत्ते हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आह! धड़ाम! आह! दहशत से बुरी तरह कांप उठा एसएचओ पाल कुमार। ऐसे चीखा मानो कोई हलाल होता बकरा चीख रहा हो। नहीं हुजूर, मुझे बाहर निकाल लीजिए हुजूर। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। हा 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 हा। तू मरना नहीं चाहता और हम तुझे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तेरा सहारा लेकर कोई भी हम तक पहुंच सकता है। इसलिए तुझे मरना होगा, तुझे मरना ही होगा। खटाक! आह! फर्श के बंद होने के साथ ही बंद हो गई एसएचओ पाल कुमार की चीखें। बेचारा बहुत बुरी मौत मारा गया। फिर वह एक झटके से पलटा। तिरंगा का पता लगाओ, तब तक मैं उसकी वजह से हारी गई बाजी को फिर से जीतने का कोई उपाय सोचता हूँ। अच्छा श्रीमान तिरंगा, समय के सीने को चीर कर इंसान बना हूँ, भारतवासी हूँ, तिरंगा बन भारत माँ के सीने में गड़ा हूँ। अस्पताल के रूम नंबर 8 के बेड पर बैठा हवलदार रामनाथ बुरी तरह उछला। उस सामने
खड़े नौजवान को देखकर जो एक क्षण पहले तिरंगा था। बोलने के लिए फड़फड़ा उठे बेबस होंठ, तो तड़प कर बोल उठा वह नौजवान, अपने होठों को कष्ट मत दीजिए पापा, जालिमों ने आपकी जुबान काट दी है ना, इसलिए आपके सीने में उठा गुबार शब्द बनकर आपके होठों पर नहीं आ सकता। लेकिन आपकी बात समझने के लिए मुझे शब्दों की ज़रूरत ही कहाँ है। बचपन के जो आ, बचपन से जो आज तक आपकी आंखों के हाव भाव को खूब समझा है मैंने। आपकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं पापा, और उनकी भाषा में खूब समझता हूँ। मैं देता हूँ आपके सवालों का जवाब। हाँ, मैं तिरंगा हूँ पापा, आपका अभय ही तिरंगा है। क्या कहा? क्यों बन क्यों बना मैं तिरंगा? इस देश के लिए, दंगे की आग में झुलसते इस शहर को बचाने के लिए, और आपके लिए, कानून के उन भक्षकों के लिए जिन्होंने ना सिर्फ शहर को दंगे की आग में झोंक दिया, बल्कि ईमानदारी और देशभक्ति का गीत गाने वाली आपकी जुबान काट दी, इंसाफ और कानून की रक्षा को उठने वाले आपके हाथ काट दिए। अब आप यही पूछ रहे हैं ना कि मुझे यह सब कैसे पता लगा? मैं बताता हूँ पापा आपको। दंगे की आग में झुलसते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानों को मरते हुए मैं घर में बैठा ना देखता रहा। मम्मी, विमल और राजू के लाख मना करने के बावजूद भी मैं नहीं माना, और कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके दंगा रोकने सड़कों पर निकल पड़ा। रुक जाओ भाई, बंद करो ये खून बहाना, क्योंकि जो खून बहा रहा है वह भी भाई है, और जिसका खून बह रहा है वह भी भाई है। हम सभी की रगों में बहते लहू का रंग एक ही है। रुक जाओ दोस्तों, क्योंकि खून जो इस तरह तुम सड़कों पर बहाओगे, सोचो जब देश खून मांगेगा तो कहाँ से लाओगे? लाख कोशिशों के बाद हम दंगा रोकने में असफल रहे। तब मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। इन दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस की जरूरत है, ना जाने पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची। तभी मैंने देखा कि पुलिस जीप, इसमें कई पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। मैं इसे रोकता हूँ, लेकिन जीप मेरे रोकने से पहले ही रुक गई, और फिर जो मुझे दिखाई दिया वह आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य था। बेचारा ईमानदार अगर हमारी बात मान जाता तो इसे हफ्सी के हाथों अपनी जुबान और अंगुलियां नहीं कटवानी पड़ती। बेवकूफ़ आदमी, हमने और एसएचओ साहब ने हफ्सी के आकाओं के कहने पर दंगा तो भड़का ही दिया था, इसे नोट लेकर बस चुपचाप ही तो बैठना था। कुछ आदमियों को अपना ज़मीर दौलत से बढ़कर लगता है, और ऐसे आदमी अपने ज़मीर के साथ बिल्कुल इसकी तरह ही खत्म हो जाते हैं। हा 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 हा। फिर वे चारों पुलिस वाले ठहाका लगाते हुए वहां से रवाना हो गए। तब मैं आगे बढ़ा। इस जीप में सवार पुलिस वाले एक लाश को दंगे में मरे लोगों के बीच फेंक गए हैं, और वह लाश तो पुलिस वर्दी में है। देखता हूँ क्या चक्कर है। मैं भागकर लाश के पास पहुंचा और सकते में आ गया। पापा, पापा हैं ये तो, लेकिन इनकी धड़कन तो चल रही है। ये जिंदा है अभी। ओह नहीं। अब मेरी निगाह आपकी हालत पर पड़ी थी। उफ, उफ, इनकी जुबान और दोनों हाथों की सभी उंगलियां कटी हुई हैं। उफ, पापा का यह हाल किसने किया? उन चारों पुलिस वालों का एक एक शब्द मेरे कानों में बम के धमाके की मानिंद गूंजने लगा। उफ, पुलिस वाले भला पापा के जैसे कर्तव्यनिष्ठ इंसान के लिए दरिंदे कैसे बन सकते हैं? लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, वे पुलिस वाले ही थे। वे ही थे पापा का यह हाल करने वाले दरिंदे। मेरा खून मेरी कनपटियों पर हथौड़े की भांति टकराने लगा। उफ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कानून के रखवाले ही शैतानों के साथ मिलकर दंगे भड़कवाएंगे। जी तो चाहता है कि अभी जाकर इन सबको उनके गुनाहों की सजा दे दूं, लेकिन इन्हें बाद में देखूंगा। फिलहाल मेरे लिए एक एक पल कीमती है। पापा को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती कराकर अपने घर के पिछवाड़े में बने अपने कमरे में आ पहुंचा, और बहुत अरमानों से पापा ने पुलिस इंस्पेक्टर की इस वर्दी को मेरे लिए बनवाया था। वर्षों का एक ही सपना था उनका कि मैं उनकी तरह कानून और देश की रक्षा करूं। लेकिन आज आज इस वर्दी पहनने वाले का जो घिनौना रूप मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे देखकर नफरत हो गई है मुझे इस खाकी वर्दी से। लेकिन पापा के अरमानों पर गाज नहीं गिरने दूंगा मैं देश और कानून की रक्षा करने के लिए इस वर्दी को पहनूंगा जरूर, लेकिन इसका रंग खाकी हरगिज नहीं होगा। कुछ दरिंदों ने बहुत बदनाम कर दिया है इस खाकी रंग को। मैं तो इसे उस रंग में रखूंगा जो सुख, शांति और कुर्बानी का प्रतीक हो। हाँ, तब मैंने इस वर्दी को उस रंग में रंग दिया जिसके मान और सम्मान के लिए करोड़ों भारतवासी अपनी जान भी दे सकते और जान ले भी सकते हैं। हाँ पापा, हाँ, ठीक समझे आप। मैंने उस हरे, केसरिया और सफ़ेद रंग में रंग दिया था। दोस्तों, हमारी तिरंगा की कॉमिक्स जिद्दी का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों,
हमारा पार्ट 2 इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, जिसे आप खोल कर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।